नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी बिगुल बज चुका है। आर पार की इस लड़ाई में लक्ष्य सत्ता की कुर्सी पाना है और जिसके लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी सारी ताकत झोंक रखी है। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो भारतीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों काफी हद तक यूपी की जनता तय करती है। एक और बीजेपी है जो लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटने की जद्दोजहद में है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी है जिसका मकसद ही बीजेपी की सरकार बनने से रोकना है। इस बीच कांग्रेस का कुछ अता पता नहीं है, लेकिन यूपी की तीसरी बड़ी ताकत मायावती इन दिनों काफी शांत है। हाल ही में पार्टी प्रचार से गायब मायावती को लेकर जब ये सवाल पूछे गए तो बहुजन समाज पार्टी का कहना था कि उनकी जितनी जरूरत है उतना वो मौजूद है। अब भले ही देखिए इस चुनाव प्रचार में मायावती ईद का चांद बनी हो, लेकिन उनकी सियासी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि खुद के दम पर राजनीति में अपनी खासी पकड़ बनाने वाली महिला नेता मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी है। और अगर एक नजर मायावती के राजनीतिक करियर पर डालें तो मायावती का मकसद प्रशासनिक सेवा में आकर दलितों की सेवा करना था, लेकिन 1977 में जैसे ही उनकी मुलाकात भारतीय राजनीति में दलितों के नेता मान्यवर काशीराम से हुई तो मायावती के विचार बदल गए और फिर उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया। और इसके बाद तो देखिए मायावती के राजनीतिक जीवन का वो दौर शुरू हुआ जो वक्त के साथ साथ आगे बढ़ता गया और मायावती को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। साल 2001 में बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष घोषित हुई, फिर 1989 में पहली बार कैराना से लोकसभा सांसद बनी, 1995 में पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और इसके बाद मायावती का कद राजनीति में दिन पर दिन बढ़ता चला गया। मुख्यमंत्री के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल 21 मार्च 1977 से 21 सितंबर 1977 तक रहा। फिर तीसरा कार्यकाल 3 मई 2002 से लेकर 29 अगस्त 2003 तक और चौथा कार्यकाल 13 मई 2007 से लेकर 2012 तक रहा। फिर 2012 के यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी के हाथों मिली हार के बाद सत्ता में वापसी नहीं कर पाई और अब सवाल यह है कि अब की बार क्या मायावती यूपी में अपनी सरकार बना पाएंगी? क्या कहते हैं मायावती के सितारे और इसको लेकर ज्योतिषाचार्य सचिन मल्होत्रा की ज्योतिष गणना क्या कहती है? मायावती की जन्म कुंडली। कुमारी मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को रात 7:50 का माना जाता है। कुमारी मायावती की कुंडली कर्क लग्न की बनती है। इनकी कुंडली में चंद्रमा मकर राशि में सूर्य और बुध के साथ स्थित है। मायावती की कर्क लग्न की कुंडली में शनि पंचम भाव में वृश्चिक राशि में मंगल और केतु से युक्त है। शनि की महादशा मई 1994 से मई 2013 तक उनकी कुंडली में रही, जिनमें वो 1995 शनि और 1997 शनि बुध, 2002 से 2003 यानी शनि शुक्र और 2007 से 2012 यानी कि शनि दशा के उत्तरार्ध में 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। तो कहते हैं कि शनि की शुभ दशा ने ही मायावती को प्रसिद्धि दी। मंत्री पद के पंचम भाव में बैठे शनि का राहु के साथ होना ज्योतिषाचार्य के अनुसार समाज के कमजोर तबके का विशेष आशीर्वाद दिलवाता है। अब मायावती ने देखे शनि के इस शुभ दशा में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहते हुए समाज के पिछड़े वर्ग में नई राजनीतिक चेतना पैदा की। जब इनकी कुंडली में बुध, चंद्रमा और सूर्य पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही थी, तब पूर्व में लिए कुछ राजनीतिक निर्णयों के चलते इनकी लोकप्रियता में कमी आई। इसके साथ ही देखिए साल 2017 में चल रही शनि की 7.5 ने उनको मकर राशि में बैठे चंद्रमा को ग्रसित कर इनकी लोकप्रियता का ग्राफ काफी नीचे ला दिया है। अब 2012 और 2017 के विधानसभा चुनावों की हार और उसके बाद के 2014 और 2019 के चुनावों में कमजोर प्रदर्शन ने मायावती की राजनीतिक धार को कुछ कम कर दिया है, लेकिन वर्तमान में चल रही बुध में मंगल की विंशोत्तरी दशा नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक उनके लिए अच्छी बताई जा रही है। कर्क लगन की कुंडली में पंचम भाव में वृश्चिक राशि में मंगल का शनि से युक्त होना जोड़ तोड़ की राजनीति में मायावती को चुनावों के बाद कुछ बड़ा लाभ देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब मायावती को लेकर ज्योतिषाचार्य सचिन मल्होत्रा की ज्योतिष गणना यही कहती है कि उनकी किस्मत के सितारे बदल रहे हैं। भले ही बहुमत के साथ बहुजन समाज पार्टी के लिए यूपी में सरकार बनाना मुश्किल है, लेकिन जोड़ तोड़ की सरकार में अहम भूमिका जरूर निभा सकती है।
अगर ऐसी परिस्थितियां बनेंगी तो मायावती का साथ किस पार्टी को मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आप यूपी चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती को कहां देखते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रधानमंत्री जी ने जो विजन 21वीं सदी के लिए इस देश को दिया है, इसमें उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की संज्ञा दी है। स्वाभाविक रूप से 21वीं सदी में हम भारत की और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में हम सब की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस दिशा से इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को आत्मनिर्भर भारत का एक मंत्र दिया है। आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए इस देश ने 2020 में अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू की है, जो एक नए भारत की एक नई तस्वीर हम सब के सामने प्रस्तुत कर रही है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश इस दिशा से एक नई पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि प्रदेश में IIT कानपुर, IIT BHU, IIM लखनऊ जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं वर्तमान में मौजूद हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश के संस्थाओं को, प्रदेश के युवाओं को एक नई मार्गदर्शन प्रदान करने में सदैव सहायता मिलती है। और IIT कानपुर ने तो राज्य सरकार के साथ पारस्परिक सहयोग के अनेक उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं, चाहे वह प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टार्टअप की नीति को क्रियान्वित करने की दिशा से स्थापित करने की कार्रवाई रही हो, या फिर प्रदेश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में प्रदेश के एक तकनीकी पार्टनर के रूप में सहयोगी प्रदान करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश ने सूचना प्रौद्योगिकी के साथ साथ गैर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अपनी एक नई स्टार्टअप नीति 2020 लागू की है। राज्य सरकार द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में देश का जो पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस IIT कानपुर के नोएडा परिसर में स्थापित करने का निर्णय लिया था। यह केंद्र स्टार्टअप को बढ़ावा देते हुए 5 वर्षों में 250 स्टार्टअप को अपना सहयोग प्रदान करेगा। यह व्यवस्था रक्षा प्रौद्योगिकी तथा कृषि प्रौद्योगिकी में भी उत्कृष्टता के लिए स्थापित उन केंद्रों के अतिरिक्त है, जिन्हें पूर्व में IIT कानपुर में राज्य सरकार की साझेदारी से स्थापित किया है। IIT कानपुर तथा AKTU के द्वारा संयुक्त रूप से केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वित्त पोषण से AKTU में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंच स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से AKTU की फैकल्टी और वहां के विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण और शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। IIT कानपुर के साथ वर्तमान में राज्य सरकार ने प्रदेश के अंदर कोरोना जैसी महामारी की चुनौतियों से सफलतापूर्वक सामना करने के लिए स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के नाम पर एक नए सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान की स्थापना के लिए अपना सैद्धांतिक सहमति दी है, जिसमें IIT कानपुर और राज्य सरकार की संस्थाएं KGMU, AKTU,
आदि संस्थाएं मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगी। यह न केवल स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्रदेश की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में उपयोगी सिद्ध होने के साथ ही राज्य में चिकित्सा प्रौद्योगिकी के इकोसिस्टम के बढ़ावा देने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। उत्तर प्रदेश ने कोविड प्रबंधन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश के अंदर एक मॉडल स्थापित करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के इस मॉडल का अध्ययन आईआईटी कानपुर ने उत्तर प्रदेश नीति, युक्ति और परिणाम के एक विशिष्ट शोध के माध्यम से भी किया है। आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है के अनुरूप उत्तर प्रदेश ने तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की फैकल्टी को प्रशिक्षण देने, छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास और उन्हें रोजगारोन्मुखी बनाने का मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आईआईटी कानपुर के हम सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज प्रदेश और देश जिन चुनौतियों से जूझ रहा है, इन बदली हुई परिस्थितियों में व्यावसायिक संस्थानों के पाठ्यक्रम को अपडेट करने, कई ऐसे ट्रेड जिनकी वर्तमान में उपयोगिता नहीं रह गई है, उन्हें उनके स्थान पर आज की नई आवश्यकता के अनुरूप हम ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे सेक्टर में भी आईआईटी कानपुर के सहयोग की अपेक्षा राज्य सरकार करती है और राज्य सरकार ने इस दिशा में प्रदेश के तकनीकी संस्थानों में एक टास्क फोर्स का भी गठन किया है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से प्रदेश के इस औद्योगिक नगर कानपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आईआईटी कानपुर को 54वें दीक्षांत समारोह में हृदय से बधाई देता हूं। यहां के जिन स्टूडेंट्स को आज उनकी डिग्री अवार्ड की जा रही है, हमें विश्वास है कि वह प्रधानमंत्री जी के इस नए भारत के विजन को देश और दुनिया के सामने अपने ज्ञान से, अपनी दक्षता से प्रस्तुत करने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।